हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश आज़ाद स्वागत करता हूं आपका BLLB फोर्थ सेम की हिस्ट्री क्लासेस में। आपका इस समय चला है रेनेसेंस पुनर्जागरण, 19वीं 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज का पुनर्जागरण। तो इसमें मैंने कल आपको शैक्षिक क्षेत्र में पुनर्जागरण पढ़ा दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने में पुनर्जागरण हुआ, बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोले गए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे इलाहाबाद, मुंबई, मद्रास, लाहौर आदि में विश्वविद्यालय खोले गए। भारतीय समाज की विभिन्न संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिए। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में योगदान मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ, जो पुनर्जागरण हुआ। तो आज आपका सेकंड टॉपिक है सामाजिक क्षेत्र में पुनर्जागरण। तो सामाजिक क्षेत्र में भी एक बड़े पैमाने पर पुनर्जागरण हुआ। तो 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार के जो आंदोलन हुए, उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। तो इन धर्म सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ा। तो ये भी एक सामाजिक पुनर्जागरण था। ठीक है, जैसे सती प्रथा, इसका अंत किया गया था। ठीक, और नर बलि, पशु बलि, इन पर रोक लगाई गई, भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई, बाल विवाह पर रोक लगाई गई। तो ये सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए, ये पुनर्जागरण का ही प्रभाव था। इसमें ब्रह्म समाज ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ब्रह्म समाज ने अपने सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्य जो दीन दुखियों के सेवा के लिए किए। आर्य समाज ने भी सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नए जीवन का संचार किया। ठीक है, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने हिंदुत्व के व्यापक और समग्र रूप का पक्ष पोषण किया। तो इस तरह से जो सामाजिक संस्थाएं थी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन्होंने भी सामाजिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साहित्यिक पुनर्जागरण। टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है साहित्यिक पुनर्जागरण। थर्ड टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, तो नवीन शिक्षा के प्रसार और नवीन धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि सामाजिक जागृति के साथ साथ साहित्यिक जागृति भी हुई। भारतीय जन जागरण के कारण संस्कृति के अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिससे भारत विषयक अध्ययन को बल मिला। अंग्रेजों और भारतीयों को हमारे लुप्त गौरव का प्रमाणिक परिचय प्राप्त हुआ। तो जो हमारा साहित्य था, हमारी संस्कृति थी, उसको अंग्रेजी भाषा में भी छापा गया, जिससे विदेशी भी हमारी संस्कृति से परिचित हुए, हमारे साहित्य से परिचित हुए, हमारे साहित्य को जाना, और हमारी संस्कृति और साहित्य की कीर्ति पूरे देश में अमर रही, उसका डंका पूरे विश्व में बजा। ठीक है, तो ये साहित्य में बड़ा पुनर्जागरण था भारतीय समाज का। यूरोपीय विद्वानों और दार्शनिकों ने प्राचीन संस्कृति साहित्य का अध्ययन कर भारतीयों की आत्मविश्वास की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो यूरोपीय विद्वानों और दार्शनिकों ने, इन्होंने प्राचीन संस्कृति साहित्य का अध्ययन किया। तो इससे क्या हुआ? भारतीय लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। अच्छा, ब्रिटिश युग में हिंदी और विकसित लोक साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हुई। साहित्य की विभिन्न शाखाएं उपन्यास, नाटक, काव्य, निबंध, कहानी आदि अधिक संपन्न हो गई। छापे खाने का आविष्कार के कारण साहित्य की वृद्धि में अत्यधिक सहायता मिली। अच्छा, छापे खाने का जो आविष्कार हुआ,
इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका साहित्य के क्षेत्र में छापे खाने के आविष्कार ने निभाई, क्योंकि छापे खाने का आविष्कार होने से जो जिस ज्ञान से लोग अनभिज्ञ थे वो छप के लोगों तक पहुंचा, ठीक है, और लोग उससे परिचित हुए। ऐसी बंगला भाषा में ऐसा साहित्य रचा गया जिसने राष्ट्रीयता को उभारा और देशवासियों को अद्भुत आत्मा चेतना को जगाया। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1898 बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। बंगाल की राजनीतिक एकता के संस्थापक भी रहे। ये उनके आनंद मठ ने देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना को विकसित करने में बहुत सहायता दी। इसी प्रकार बंगाल की साहित्य प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट रूप रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी ख्याति न केवल भारत में अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी व्याप्त हुई। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता? कौन है रविंद्रनाथ टैगोर? जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। किसने इसकी रचना की? हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर को सभी जानते हैं। तो टैगोर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा साहित्यिक पुनर्जागरण में। तो नेक्स्ट है आपका नंबर 4, राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी एक बड़े पैमाने पर पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण अपने राजनीतिक क्षेत्र में भी पर्याप्त बलशाली रूप से प्रकट हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। राजनीतिक चेतना के अभ्युदय ने देश में स्वतंत्र आंदोलन को विकसित किया, जिसका एक शक्तिशाली प्रस्फुटन 1857 ईस्वी की क्रांति में हो चुका था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में आप जानते हो, कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? 1857 के रिवोल्ट की मेरठ से। प्रमुख भूमिका स्टार्ट में जो निभाई थी, जिसमें विद्रोह इसमें किया गया था सबसे पहला, वो वैसे मंगल पांडे ने किया था, ठीक है। और इसका जो मुख्य तात्कालिक कारण था वो चर्बी लगे कारतूस था। ये उत्तरी भारत में तो बहुत बड़े पैमाने पर फैला था ये। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इसमें भूमिका निभाई। जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। दिल्ली मेरठ आसपास के क्षेत्रों में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे कर रहे थे। बिहार में जगदीश कुंवर जगदीश सिंह ने इसका नेतृत्व किया। तो इस तरह से झांसी की रानी ने झांसी में इसका नेतृत्व किया। तो इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में इसका नेतृत्व हुआ। तो ये भी राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा पुनर्जागरण था। और इसका क्या कारण था? इसका भी यही कारण था कि लोग अब विकसित हो रहे थे मानसिक रूप से, बौद्धिक स्तर उनका विकसित हो रहा था। और वो शिक्षा के कारण, छापे खाने के आविष्कार के कारण जो पुनर्जागरण हो रहा था, पुनर्जागृत हो रहे थे लोग, ठीक है। 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण में राष्ट्रीयता का सही अर्थ में तेजी से विकास हुआ और राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण के उपरांत अंत में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आई, जो आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? ये 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। किसने स्थापना की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की? A.O. ह्यूम ने। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 के बाद ही राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और एक बड़ा मजबूत तरीके से विकसित हुआ। और उसका ही कारण था कि फिर धीरे धीरे भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया कि अंग्रेजों को
भारत को छोड़ना पड़ा और 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो ये था 19वीं सदी में भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का स्वरूप और प्रभाव। इसका स्वरूप कैसा था मैंने बताया, और प्रभाव किन किन क्षेत्रों में यह फैला। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास थी आपकी, कल फिर मिलेंगे, बाय।